नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सड़क और सेतु कार्य की नवीन दर अनुसूची यानी एसओआर का विमोचन किया। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के द्वारा 2015 से प्रचलित पुराने एसओआर को अद्यतन किया गया है। ये नए एसओआर में नई मशीनरी और निर्माण की नई तकनीकों को भी शामिल किया गया है। इनसे गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ ही ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा। राज्य में 1 जनवरी 2025 से नया एसओआर लागू होगा। ठेकेदार द्वारा अपनी निविदा दर जीएसटी सहित दी जाएगी और ठेकेदार को पृथक से जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह से ठेकेदार को जो जोखिम होता है कि रेट चेंज होने का, बार बार मान लो चेंज हुआ, तो अब वो जोखिम नहीं होगा और निश्चिंत होकर ठेकेदार केवल अपने निर्माण पर कंसंट्रेट करे। करों के दर में कमी ज्यादा होने का उस पर जोखिम ना हो, उसका पूरा ध्यान अपने निर्माण पर केंद्रित हो, इसलिए इस तरह के प्रावधान किए हैं। पिछले 10 वर्षों में जो नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है, जिसे हम इस एसओआर में सम्मिलित कर रहे हैं, वो निम्नानुसार है। सीमेंट एवं केमिकल से सॉइल स्टेबलाइजेशन का काम पहले एसओआर में शामिल नहीं था, अब शामिल कर रहे हैं। पेवमेंट व्हाइट टॉपिंग यह भी शामिल नहीं था, वो जोड़ रहे हैं। रोड साइनेज में एल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल सीटिंग का उपयोग अब होगा। प्रीकास्ट आरसीसी, ड्रेन, प्रीकास्ट बॉक्स कलवर्ट, ये आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण है, आवश्यक भी है, विशेषकर जो कठिन क्षेत्र है वहां पर यह बहुत उपयोगी होने वाला है कि एक स्थान पर प्लांट है, वहीं से निर्माण करके जहां पर वो निर्माण करना है वहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा से ले जाकर के सीधे खड़ा कर देना है, तो समय भी बचत और झमेले से भी मुक्ति इसको शामिल करने से होगा। फाउंडेशन कार्य में भी आरसीसी के उच्च ग्रेड M40, M45, M50 का अब उपयोग करेंगे। सब स्ट्रक्चर कार्य भी अब प्री स्ट्रेसिंग से होगा। और एक बात जो आप लोग जानते हैं, जिसका आग्रह हमारे नितिन गडकरी जी ने किया है, कि जो क्रैश बैरियर है उसमें बांबू की टेक्नोलॉजी भी हम एसओआर में शामिल कर रहे हैं। और इसकी उपयोगिता आप सब लोगों के ध्यान में है, इसके क्या लाभ है, तो ये बड़ा उपयोगी होने वाला है और इस पर भी हम अपने एसओआर में शामिल कर रहे हैं। नॉइस बैरियर का भी हम आने वाले समय में उपयोग करेंगे। अनेक स्थानों पर यह आवश्यक हो जाता है, पर एसओआर में शामिल नहीं होने से इसके बारे में विचार भी नहीं कर पा रहे थे। इसे भी अब विचार करके आने वाले समय में हम करेंगे। रायपुर में हो रही 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के दूसरे दिन फुटबॉल के 13 मैच खेले गए। फुटबॉल के 7 मैच कोटा स्टेडियम पर और 6 मैच यूनिवर्सिटी खेल मैदान पर खेले गए। आपको बता दें कि राज्य तीरंदाजी एकेडमी मैदान पर आर्चरी की 40 मीटर और 30 मीटर की प्रतिस्पर्धा भी हुई। खेलों में जनजातीय खिलाड़ियों ने अपना खेल कौशल दिखाया। प्रतियोगिता के दौरान मध्य भारत के खिलाड़ी छाए रहे। चौबीसवीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के दूसरे दिन फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया।
तो वहीं इस प्रतियोगिता में भारी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने अपना कौशल जमकर दिखाया। लोगों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की खूब सराहना की। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ी अपना पूरा दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के दूसरे दिन फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। पाली थाना अंतर्गत अलगीडांड ग्राम पंचायत सोसाइटी में रखे 30 बोरी चावल चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। गांव वालों ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पिटाई भी की। स्वास्थ्य केंद्र में चोरों को भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पाली पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में एडिशनल एसपी चौहान ने बताया कि अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चोरी में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है, तो वहीं 3 फरार चोरों की तलाश जारी है। जानकारी मिली है उसके अनुसार थाना पाली क्षेत्र के ग्राम अलगीडांड में 28-29 रात की दरमियानी रात कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा जो ग्राम पंचायत सोसाइटी चलाती है उसकी खिड़की के सरिया हिस्सा बेड से काट करके और उसमें 30 छोटे कट्टी चावल चोरी किया गया था। गांव वालों ने उसमें मौके से कुछ लोगों को पकड़ करके पुलिस को पेश किया है। इसकी सूचना सरपंच मनभावन सिंह के द्वारा थाना पाली में की गई, जिस पर अपराध क्रमांक 357, 24 धारा 331, 305 BNS पंजीबद्ध कर 2 आरोपियों क्रमशः शाहिद खान और गोविंदा सिंह को हिरासत में लिया गया है। मैं जाऊंगा लंच करने। दारापाल कन्या आश्रम की छवि खराब होती जा रही है। बता दें कि आश्रम बंद होने की स्थिति में है, क्योंकि आश्रम की छात्राओं को अधीक्षका मैडम ने काफी प्रताड़ित किया है। इतना ही नहीं, अधीक्षिका का पति भी आश्रम में आकर बच्चों से अभद्रता करता है। देखिए ये रिपोर्ट। दारापाल कन्या आश्रम की छात्रा अधीक्षिका मैडम से काफी प्रताड़ित है, जिसको देखते हुए सरपंच अधीक्षिका को हटाने के लिए कई बार अधिकारियों को जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया। मामले में मंडल संयोजक और आदिवासी विकास अधिकारी की लापरवाही देखने को मिली। अधीक्षिका मैडम की लापरवाही के कारण बच्चों को दूसरे स्कूलों में एडमिट किया जा रहा है। ऐसे में आश्रम बंद होने की स्थिति में है। साथ ही अधीक्षिका मैडम का पति भी नशे में हॉस्टल के अंदर घुसकर बच्चों से अभद्र गाली गलौज करता है, जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बेटा और एक बात है, यहाँ पे आप लोग जब भी मैं देखा हूँ तो जो बोरिन है यहाँ से दूर है, वो बोरिन की व्यवस्था भी खराब है। तो स्कूल के अंदर नहीं है बोरिन? नहीं है सर। तो फिर एक ही बोरिन में इतने सारे बच्चे कपड़ों का कहाँ धोते हो? वहीं धोते सर। वहाँ तो कपड़ा धोने के लिए तो खराब है जी। वहीं पे धोते हो? जी। आप लोग एक ही बोरिन में समय पर ना धोना तैयार हो जाता है? नहीं है सर। ये अंदर में है? नहीं है सर। नहीं है? खराब है। बोरिंग भी है, बोर भी है, खराब है। खराब है, आज भी उधरी नहा है। कब से तो खराब है सर। निकाल दिए पूरा मटर रख दिए। निकाल दिए? नमस्कार, मैं सन्नू हेमला। आप अरकाबा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं बीजापुर जिला के बैरामगढ़ ब्लॉक के दारापाल में मौजूद हूँ। दारापाल के जो कन्या छात्रावास आश्रम है, जिस आश्रम में पदस्थ अधीक्षिका मैडम के द्वारा काफी बच्चे और प्यून, वहां पढ़ाने वाले शिक्षिकाएं भी काफी परेशान है। जिस मैडम के द्वारा ऐसा क्या मैडम गलती करती है, जिस गलती की वजह से बच्चे परेशान है। हमारे साथ दारापाल सरपंच मौजूद है, इससे पूरा जानकारी लेंगे क्या मामला है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं इतवारी तेलाम, ग्राम पंचायत दारापाल। सर, ये जो आपके आश्रम, जो कन्या आश्रम है, आश्रम में मैडम के द्वारा
मैडम से क्या परेशानी है जिससे बच्चों और वहाँ पे प्यून लोग काफी परेशान है? तो मेरे को तो परेशानी नहीं है, पर वहां से ये आता है कि प्यून और स्टाफ जितने पढ़ाते हैं मैडम, ये सब बहुत ही नाराज और बच्चे बहुत ही परेशान। न कापी ना मिलना, न साबुन ना मिलना, ना तो क्या बोलते हैं आपका साबुन, पेन, ये सब नहीं मिलने के कारण मैंने अपना गांव से पंचायत तरफ से मतलब हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमने कापी और पेन का व्यवस्था करेंगे बोल के मैंने अपना पेन, कापी और पहाड़ा व्यवस्था कर वहां पे वितरण किया। वितरण करने के बावजूद आज मंडल संयोजक या एसी साहब के द्वारा जो आवेदन दिया था मैंने, वो आवेदन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब बीओ साहब को मैंने 5-6 लेटर दिए और एसी साहब को 2-1 लेटर दिए, तो आज ये मंडल संयोजक और एसी साहब के कार्रवाई ना होने पर एक घोर लापरवाही बरता जा रहा है, क्योंकि बच्चे परेशान हैं। बच्चों को न पेन मिलना, न कापी मिलना, ये घोर लापरवाही आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये मैं जानकारी। उस समय एक वीडियो मिला था जिस वीडियो में बच्चे काफी रोते हुए शायद आपसे मिलने गए थे। उसके बाद आपने आए आश्रम के अंदर में आके आपने क्या किया बच्चों? बच्चे ने मेरे को बताया रोते हुए, तो मैंने उन पर क्या क्या नहीं मिला ये पूछा, तो बच्चे ने बताया कि हम लोग को खाना नहीं बनाता, तो दिन भर भूखे थे। ये भी कार्रवाई मतलब नहीं हुआ। तो और ये घोर लापरवाही है कि मैडम न चावल ना देना, खाना सही ढंग से बनाने के लिए चावल ना देना, सब्जी ना देना, ये घोर लापरवाही है। आज मैं चाहता हूं कि ये सब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये मंडल संयोजक और एसी साहब के पास भी मैं ये लेटर भेजा, तो आज क्यों नहीं हो रही? ये कार्रवाई करना चाहिए। इन पर घोर लापरवाही बरता जा रहा है। ये बालक और मैडम का जो पति है, पति के दौर है जो गाली गलौज हॉस्टल के अंदर में करता है, जिससे बच्चों को काफी तकलीफ हो रही है। ऐसे बच्चे उस वीडियो में दिखते नजर आए। तो वो तो बच्चे ने खुद ही बोला था, यहाँ माँ बहन का गाली देते हैं पीका के आके, ऐसा बोले। लेकिन ये है कि मतलब ये अधिकारियों का कमजोरी की वजह से, लापरवाही की वजह से ये कार्रवाई नहीं होती। बच्चे ने खुद बताए थे कि यहाँ माँ बहन का गाली देते हैं पीका के आके, यहाँ झगड़ा होते रहते हैं बोल के। ये कार्रवाई, यही वीडियो पिछला डला था, उसमें देखकर भी कार्रवाई नहीं की गई मंडल संयोजक और ऋषि साहब के माध्यम से। उन पर भी लेटर मैंने दिया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। ये कारण क्या है? और प्यून लोग भी काफी परेशान है अधीक्षिका मैडम से बोल रहे हैं। प्यून पूरे स्टाफ भी परेशान है। मैडम लोग जो पढ़ाने आते हैं वो भी परेशान है, प्यून लोग भी बहुत ही परेशान है वहाँ, क्योंकि ऐसी सताती है, ये नहीं देती है, वो नहीं देती है, ऐसा बोलते हैं कि चावल खुद निकाल के देती है। जब मेस मंत्री बनाते हैं तो वो मात्र नाम के लिए मेस मंत्री बनाया जाता है, ऐसा बच्चों का कहना। और आप अभी क्या चाहते हो? मैडम को हटाइए और दूसरी मैडम? मैं चाहता हूं कि मैडम को हटाए यहाँ से अधीक्षक पद से, और दूसरे मैडम को अधीक्षक दिया जाए। सरपंच का कहना है कि जो वर्तमान में अधीक्षिका मैडम है उसे हटाए और उसके जगह में कोई दूसरी मैडम आए और यहाँ के बच्चों का देख रेख सही हो, और जो प्यून वहां पे हॉस्टल के अंदर में रहते हैं उनकी सुरक्षा सही मिले। दारापाल बीज। बहरहाल सोचने का विषय है कि बच्चे घर से दूर इसलिए रहते हैं ताकि उन्हें अच्छा वातावरण मिल सके, लेकिन दारापाल की कन्या आश्रम में बच्चों के साथ गलत बर्ताव हो रहा है, जिसका सीधा असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। कोरबा में अवैधानिक कार्यों पर कड़े एक्शन को लेकर एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने सख्ती दिखाई है। डीजल चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गिरोह का साथ देने वाले 6 पुलिसकर्मियों को भी एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से चल रही डीजल चोरी की सूचना पुलिस को मिल रही थी।
जिस पर नकेल कसने के लिए दीपिका पुलिस ने उच्च अधिकारियों के साथ और उनके मार्गदर्शन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद SECL के खदानों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2345 लीटर चोरी का डीजल जब्त कर लिया गया है। डीजल चोरों के साथ पुलिस की मिलीभगत की शिकायत पर SP सिद्धार्थ तिवारी ने जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया है। देखिए, कोरबा पुलिस के द्वारा गेवरा खदान के अंदर 2345 एक डीजल चोरी के गैंग को पकड़ा है। इसके अंदर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2345 लीटर डीजल पकड़ा गया है। इस प्रकरण के अंदर 7 लोग जेल भेजे गए हैं। ये लोग पुरुषोत्तम और नवीन कश्यप, जो कि मुख्य सरगना हैं डीजल चोरी के कोरबा क्षेत्र में, उनके लोग हैं। पुरुषोत्तम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग अभी हमारी गिरफ्त से बाहर हैं, परंतु उनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे जल्द। और साथ में हमारा जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, 6 पुलिसकर्मी भी इसके अंदर आरोपियों के साथ संलिप्त थे। इन 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 1 प्रधान आरक्षक और 5 आरक्षक इसमें शामिल हैं और इनके खिलाफ जांच संस्थित कर दी गई। ये जो अभी तक हमें सूचना मिली है, थाना कुसमुंडा, थाना हरदी बाजार और साइबर सेल में ये लोग पदस्थ। प्रखर स्वाधीनता सेनानी डॉक्टर वासुदेवा जयकृष्ण देवरस की स्मरण अंजलि समारोह कमांडर महाविद्यालय सभा कक्ष बिलासपुर में रखा गया। छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी डॉक्टर वासुदेव देवरस की 110वीं स्मरण अंजलि पर कमांडर CMD महाविद्यालय के चेयरमैन, BDA पूर्व चेयरमैन और अन्य ने अपने विचार साझा किए, तो वहीं विधायक अमर अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रत्यक्ष परिचय नहीं रहा, लेकिन चित्रकांत जी हैं, परिवारों से जरूर मेरा बहुत ही आत्मीय, प्रत्यक्ष का बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है। और फ्रीडम फाइटरों में वाजपेयी जी, चित्रकांत जी, इनके साथ प्रत्यक्ष संपर्क रहा। और ये हमारे बिलासपुर के लिए गौरव की बात है कि इस देश की आजादी में हमारे बिलासपुर का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और आगे आने वाले समय में हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं हमारे बिलासपुर के, एक जगह सबकी संक्षिप्त जीवनी और उनका योगदान हमारे बिलासपुर के सब लोग जाने, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। निश्चित ये बहुत प्रेरणादायी आज का जो एक कार्यक्रम है डॉक्टर देवरस का, जो 110वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ये सब लोगों के लिए एक सीख है, सब लोगों के लिए ये एक विचार है। जय श्री राम भैया। सब लोगों के लिए ये सोच है जिससे कि हम लोग को ये आगे आने का मौका मिलेगा। और हम ये अगर मौका सच्ची श्रद्धांजलि दे दी तो उनकी जो बताया हुए मार्ग है उन्हीं में हमने प्रेरणा के साथ चलना चाहिए। सही कहा आपने, देश को इतना आवश्यक हो गया है कि लोगों को देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति की भावना अच्छा रख सके, अमृत काल में हम बहुत अच्छे से रह सके, 2048 में हमारा देश और आगे उन्नत करे, यही हम प्रयत्न करते हैं।
आज एक ऐसा गौरव का दिन है जब इस प्रांगण में आदरणीय डॉक्टर वासुदेव जयकुंड देवव्रत जी की स्मरणांजलि में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ऐसा मौका बहुत कम होता है, भावुक कर देने वाला होता है, जब हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और जिन्होंने शहर के लिए, देश के लिए ऐसा काम किया हो, जिनको हम याद करते हैं, मन गौरव से भर जाता है। आज का दिन हम सब के लिए, जितने भी आज पुराने हमारे सभी वरिष्ठ जन आए हुए इस प्रांगण, सभी लोगों ने इस व्याख्यान माला में अपनी अपनी हिस्सेदारी रखी है। एक पुस्तक का विमोचन भी हो रहा है, जिसमें यह बात को जितना उनके संस्मरण के सब उसमें सचित्र है। तो एक अद्भुत माहौल है और आज जो पूरा देवरस परिवार है इस कार्यक्रम को करने के लिए लगातार कई दिनों से प्रयासरत था और आज ये कार्यक्रम उनकी याद में संपन्न हो रहा है। ऐसे विभूतियाँ जो हमारे शहर की हैं उन्हें याद करना और ऐसे कार्यक्रमों को करना निश्चित रूप से शहर के लिए, हम सब के लिए प्रतिष्ठा की बात है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। धान खरीदी के लिए केंद्रों में धान लेकर आने वाले किसानों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तौल से ज्यादा धान किसानों से लिया जा रहा है। बिलासपुर जिले के ग्राम कोड़ापुरी के उपार्जन केंद्र करेली में हर खबर की टीम ने जब किसानों से बातचीत की तो पता चला किसानों ने इस बातचीत में क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। अब यहाँ तो छाँव आव नहीं है, देखो ने कहाँ छाँव नहीं है। नहीं अब तो बैठे उठने का छाँव बस चाहिए और क्या, पानी बूंदी कुछ व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है, न बैठने की व्यवस्था है। आप लोग देख रहे हो ऐसे बैठे हो। भाई पानी वानी बैठने के लिए छाया माया यहाँ लगना चाहिए। हाँ। नहीं है भैया, नहीं है। बैठक की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कहाँ है? बाहर में है भैया पानी की व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था नहीं है। बैठक में वो छावनी है भैया। वहाँ तो छोटा सा है, उसमें कहाँ बनेगा? तो आप लोग यहाँ नहीं भैया, धान पलटा रहे हैं इसलिए यहाँ पर आए हैं। बैठावनी कितना लेते हैं? 4 रुपये। 4 रुपये ढाल लो, और फिर चढ़ावानी का अलग, वो उन लोग का है। हाँ। मंडी का नाम कोड़ापुरी है, उपार्जन केंद्र है कुरेली का। मेरा नाम गौरव पांडे है। यहाँ कितने किसान पंजीकृत हैं? 621। अब तक कितना खरीदी हो चुका है? लगभग 350 के आसपास। जो निर्देश मिले थे सुरक्षा के, सब पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा हमाल लगा, सब उपयुक्त है। बारदाने की स्थिति ठीक है। बारिश होती है तो तारपोलिंग का व्यवस्था उठाव की क्या स्थिति है? वो थोड़ा धीमा है, अभी शुरुआत हुआ है तो। मतलब जगह कब तक नहीं बचा हुआ है? नहीं, जगह तो नहीं बचा है, उठाव चालू हो गया है। अब उठाव हो रहा है तो थोड़ा सा संतुष्टि है जी, बाकी उठाव धीमा है थोड़ा। इसके लिए आपने अपने उच्च अधिकारी को जानकारी दे चुके हैं। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी गति पकड़ चुकी है। शासन लाख दावा करती है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है, ये शासन दावा करती है, लेकिन मौके पर देखने पर पता चलता है कि दावों की पोल खुल रही है। हम जांजी उपार्जन केंद्र में खड़े हैं। यहाँ जब हम पहुंचे तो देखे यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, खुले में धान पड़ा हुआ है और इसे ढकने की भी व्यवस्था नहीं है। जो दिव्यांगजन आ रहे हैं उनके भी देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा से बुलाऊंगा, दिव्यांगजन धूप में घंटों से खड़े हैं। जब हमने उससे बात किया तो उनका कहना था कि यहाँ पर छाया की कोई व्यवस्था नहीं, बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि शासन ने साफ कहा है कि जो किसान आते हैं उनके बैठने, पानी पीने की, शौचालय की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम यहाँ पहुंचे तो एक ट्रक खड़ी थी मिलर का, वो जो धान है, धान को ले जाया जा रहा था मिलर द्वारा, वो भी ओवरलोडेड था, जबकि शासन का निर्देश है कि लोड ओवर नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ पर हम जांजी के उपार्जन केंद्र पहुंचे तो प्रबंधक से इस संबंध में जानकारी लेना चाहा तो प्रबंधक भी यहाँ से नदारथी नजर आए। यह सारी तरफ से अव्यवस्थाएं नजर आती है। शासन को इस ओर ध्यान देते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हर खबर के लिए शत्रुघ्न चौधरी, बिलासपुर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।